continue with chapter number 16, environmental issues, and this is the third part of the video. We are going to start with eutrophication. We will see what exactly eutrophication is. In the previous video also, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो होता है एजिंग ऑफ लेक, or we can say aging of water body, any water body. So exactly aging, what do we mean by aging? Aging का मतलब होता है कि जब एक वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट हो तो उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहां पे एल्गी की ग्रोथ होगी, प्लांट्स की ग्रोथ होगी और धीरे धीरे वो जो लेक है वो एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बन जाएगा. वो जो एक एक्वाटिक हैबिटेट है वो एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की शेप ले लेगा. आई विल शो यू वन इमेज. यू कैन सी नेचुरल, ये आपको दिखा, इस इमेज में आप देख सकते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन हो रहा है. इसमें एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के अंदर यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये सेडिमेंट्स प्रेजेंट है. सेडिमेंट्स का क्वांटिटी इतनी ही है इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होगा, इस वाटर बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली ऐड होते रहे, न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और फॉस्फेट्स, तो इस वाटर बॉडी के अंदर नेचुरल एजिंग होती रहेगी. मतलब न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो एल्गी ग्रो करेगी, पेड़ पौधे ज्यादा ग्रो करेंगे, फिर वो डेथ एंड डीके होगा, फिर सेडिमेंट की क्वांटिटी फिर इंक्रीज होती चली जाएगी, सेडिमेंट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे और इस तरह से जो वाटर बॉडी है, जो भी लेक है, वो उसमें सेडिमेंट्स, इस तरह से सेडिमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज eutrophication. This process is called as eutrophication. Now let's see what is mentioned in NCERT. Eutrophication is the natural aging of a lake. नेचुरल एजिंग जब होता है लेक का, उसको हम यूट्रोफिकेशन कह रहे हैं, या नेचुरल एजिंग ऑफ एनी वाटर बॉडी बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट मीन जब उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट हो. लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज की वजह से अगर न्यूट्रिएंट्स अगर ऐड हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन. ठीक है. So in a young lake the water is cold and clear. अब स्टार्टिंग से बताया गया कि किस तरह से यूट्रोफिकेशन होता है. एक यंग लेक में वाटर कोल्ड होता है, क्लियर होता है, जो कि कम लाइफ को सपोर्ट करता है. लेकिन समय के साथ साथ जो स्ट्रीम्स, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, उनका पानी, उनका जो वेस्ट वाटर है वो लेक्स के अंदर आता है, जिससे कि लेक्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसमें जिससे कि जो प्लांट्स है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, वो भी उनका नंबर भी इंक्रीज होने लगता है. ठीक है. तो स्टार्टिंग में जब लेक यंग है, शुरुआत में उसमें पानी क्लियर है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कम है, लाइफ कम है, लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के बढ़ने के साथ साथ उसमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, वो भी उसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं. So as the lake's fertility increases, plants and animal life burgeons and organic remains begin to be deposited on the lake bottom. तो ये जो ऑर्गेनिक रिमेन्स है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के जो ऑर्गेनिक रिमेन्स है वो लेक के बॉटम पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे और सेडिमेंट, जो बॉटम पे जो सेडिमेंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं. Now over the centuries, as silt and organic debris pile up, the lake grows shallower and warmer. In the beginning, the lake was cold and clear and deeper. लेकिन समय के साथ साथ जो लेक है वो शैलो हो गई है. शैलो मतलब अब वो ज्यादा डीप नहीं रही, प्लस वो वार्म हो गई है, उसका पानी वार्म हो गया है, प्लस उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, प्लांट्स भी, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स, सब उसके अंदर रह रहे हैं. Marsh plants take root in the shallows and begin to fill the original lake basin. अब धीरे धीरे क्या होगा,
जो मार्श प्लांट्स हैं, जो दलदली एरिया में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, वो वहां पे ग्रो होने लगेंगे उन शैलो रीजन्स में, और लेक को वो कवर कर देंगे। इस तरह से लेक जो है वो शैलो होती जा रही है, मतलब कम डीप होती जा रही है, शैलो होती जा रही है, और यहाँ पे प्लांट ज्यादा, ये जो मार्शी एरिया के जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। So eventually the lake gives way to large masses of floating plants finally converted into land। और फाइनली पर क्या होगा, उसमें प्लांट्स, लेक के अंदर बहुत ज्यादा प्लांट्स जब ग्रो करेंगे तो फाइनली वो एक लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो लेक है वो फाइनली लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट पे, साइज ऑफ द लेक और बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो डिटरमिन करते हैं कि एजिंग ऑफ लेक किस तरह से होगी और कितना समय लगेगा एजिंग ऑफ लेक्स में। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भी लग सकते हैं एजिंग ऑफ लेक में, लेकिन पोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, पोल्यूशन होता क्यों है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो पोल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो एजिंग ऑफ लेक भी ज्यादा होगा। So pollutants from man's activities like effluents from the industries and homes can radically accelerate the aging process. This phenomenon has been called cultural or accelerated eutrophication। इस प्रोसेस को ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो यूट्रोफिकेशन हुआ है, जो एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज हुई है, उसको हम कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। So during the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agricultural and industrial waste। So past century में बहुत अर्थ पे बहुत सारी लेक्स ऐसी हैं जिनका यूट्रोफिकेशन हुआ है सीवेज से, एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से। अब देखिए यूट्रोफिकेशन कॉज करने वाला जो प्राइम एजेंट है, जो प्राइम कंटामिनेंट है, वो है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट कहाँ से, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से आते हैं, और नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जो है वो प्लांट्स के लिए, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ को वो इनहांस करते हैं। प्लस उसके साथ साथ दे ओवर स्टिमुलेट द एज ग्रोथ ऑफ एल्गी। एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होती है उससे, जिससे कि पानी की वाटर बॉडी के ऊपर लेयर बन जाती है एल्गी की। अनप्लेजेंट ऑर्डर प्रोड्यूस होती है, अनप्लेजेंट ऑर्डर मतलब अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस होती है। प्लस वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों होती है कमी, क्योंकि एल्गी और बाकी के सारे प्लांट्स ऑक्सीजन ले लेंगे, तो बाकी की जो एक्वेटिक लाइफ जो नीचे प्रेजेंट है, फिशेस वगैरह, उनको पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है। So at the same time, other pollutants flowing into a lake may poison whole population of fish। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पोल्यूटेंट है जो हार्मफुल है, जो कोई टॉक्सिक पोल्यूटेंट अगर प्रेजेंट है पानी के अंदर, लेक के अंदर, तो क्या होगा, वो फिश की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, फिश की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। whose decomposing remains further deplete the, अब फिशेस की पॉपुलेशन कम होगी, फिशेस की डेथ होगी, फिशेस की डेथ होगी तो उनकी जो डेड बॉडीज है वो उनका डीकॉम्पोजिशन होगा, और डीकॉम्पोजिशन में फिर से वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस में। इन सच फैशन अ लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ। और इस कंडीशन में लेक कैन चोक टू डेथ। चोक टू डेथ का मतलब होता है कि लेक विल अल्टीमेटली डाई। हीटेड थर्मल waste waters flowing out of electricity generating units, thermal power plants constitute another important category of pollutants। अब देखिए जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ का जो वेस्ट वाटर होता है, गर्म वेस्ट वाटर जो होता है, वो भी एक तरह का पोल्यूटेंट है जो कि एजिंग ऑफ लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए इस इमेज में ये एक नेचुरल लेक जिसकी एजिंग हो रही है, और ये जो लेक है ये धीरे धीरे इसमें प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं और धीरे धीरे ये लैंड बन जाएगी। सो थर्मल वेस्ट वाटर, अब थर्मल वेस्ट वाटर जो कि एक गर्म जो पानी है थर्मल पावर प्लांट से जो आ रहा है, उसका जो वेस्ट वाटर है वो भी एक तरह का पोल्यूटेंट है। वो क्या करता है, वो एलिमिनेट कर देता है, रिड्यूस कर देता है ऑर्गेनिजम्स को जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव है। ऑब्वियसली बात है, जो एनिमल्स हैं जो सेंसिटिव है हाई टेम्परेचर के लिए, उनकी डेथ हो जाएगी। And it may even enhance the growth of plants. Plant will grow in population. Plants population will grow. Fishes in extremely cold areas, but only after causing damage to indigenous flora। और उस वाटर बॉडी के अंदर जो इंडिजिनस फ्लोरा प्रेजेंट है, इंडिजिनस मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया के जो फ्लोरा एंड फौना है, प्लांट्स और एनिमल्स है, उनको डैमेज कॉज होगा, उनको नुकसान पहुंचेगा।
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये एक केस स्टडी है जो कि आरकाटा मार्श टाउन की है, जो नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है। वहाँ पे लोगों के वहाँ के रहने वाले लोगों के एफर्ट से जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर को कम पोल्यूटेड बनाया गया, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज है, प्रेजेंट जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, हैवी मेटल्स है, उनको सेपरेट किया गया। और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत देखने के लिए मिलती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आरकाटा एग्जैक्ट इमेज ऑफ आरकाटा मार्श टाउन। नाउ वी विल सी के एनसीईआरटी में क्या लिखा है इस केस स्टडी के बारे में। वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज can be treated in an integrated manner by utilizing a mix of artificial and natural processes। अब देखिए जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर वेदर चाहे वो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर हो या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, ठीक है, इंक्लूडिंग सीवेज, इंक्लूडिंग जो हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, इट कैन बी ट्रीटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर। उसको हम ट्रीट कर सकते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में, आर्टिफिशियल मीन्स या नेचुरल प्रोसेस से। ट्रीट करने का यहाँ पे मतलब है कि उसको लेस टॉक्सिक बनाया जा सकता है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव लिया गया आरकाटा टाउन के लोगों के द्वारा, और ये आरकाटा टाउन कहाँ प्रेजेंट है, नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है। कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट, जो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां के बायोलॉजिस्ट ने इस टाउन के आरकाटा टाउन के लोगों के साथ मिलकर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, जो कि जिसकी वजह से वाटर क्लीन हो सका। सो क्लीनिंग होती है 2 स्टेजेस में, क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेजेस। सबसे पहले कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी स्टोन्स वगैरह अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं नीचे। सो इस तरह से सेडिमेंट्स को, ये जो हैवी पेबल्स है, स्टोन्स है, इनको रिमूव किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि इसका जो ऊपर का जो पानी बचा इसको हम अलग निकाल सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से प्लस फिल्टरिंग प्रोसेस से प्लस क्लोरीन के ट्रीटमेंट से क्लोरीन का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो है, ये तीनों जो स्टेप्स है, सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग और क्लोरीन ट्रीटमेंट, ये इनिशियल स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेज के स्टेप्स है। उसके बाद उसके अंदर, उस पानी के अंदर अब भी क्या क्या बचा है, डेंजरस पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है जो डिजोल्व है, प्लस हैवी मेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अब उनको कैसे रिमूव किया जाता है, टू कॉम्पैट दिस एन इनोवेटिव अप्रोच वाज टेकन। क्या किया गया, बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस। उन्होंने 6 कनेक्टेड मार्शेस बनाए। इस डायग्राम में आप देखिए, ये कनेक्टेड मार्शेस आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 मार्शेस बनाए, और इन 6 एरियाज में अलग अलग स्टेप्स में वाटर का फिल्ट्रेशन किया गया। वाटर के अंदर से जो इम्प्योरिटीज है, जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, उनको निकाला गया। सो टू कॉम्बैट दिस एन इनोवेटिव अप्रोच वाज टेकन। द बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस। 6 मार्शेस बनाए गए। कितना एरिया था उनका मार्शेस का, 60 हेक्टेयर्स के अराउंड उसका एरिया था। अप्रोप्रिएट प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया, तो अप्रोप्रिएट प्लांट्स थे जो ग्रो कर पाए ऐसे एरिया में, वो प्लांट्स प्लस एल्गी प्लस फंजाई एंड बैक्टीरिया वो इस एरिया में इंट्रोड्यूस किए गए। और वो ये सब मिलके क्या करते हैं, ये पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, पोल्यूटेंट्स का ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि जो पोल्यूटेंट्स है वो नुकसान ना पहुंचा पाए। Hence, as the water flows through the marshes, it gets purified naturally। जैसे जैसे वाटर फ्लो होता है उन 6 मार्शेस में, तो वो प्योरीफाई होता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्लांट्स और ऐसे एल्गी, ऐसे माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो पोल्यूटेंट्स को एसिमिलेट करें, एब्जॉर्ब करें और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करें। द मार्शेस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सैंक्चुरी। अब ये जो रीजन है जहाँ पे ये आरकाटा मार्श टाउन में जहाँ पे ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, वो एक सेंचुरी बन गया है, और वहाँ पे हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे लार्ज नंबर में फिशेस,
एनिमल्स और बर्ड्स पाई जाती हैं। अब इस एरिया के अ ग्रुप citizens group called FOAM are responsible for upkeep and safeguarding of this wonderful project. अब इस प्रोजेक्ट को की देख रेख के लिए सिटीजन्स ने एक ग्रुप बनाया है जिसको कहते हैं FOAM। FOAM मतलब फ्रेंड्स ऑफ द आरकाटा मार्श। फ्रेंड्स ऑफ द आरकाटा मार्श से के नाम से एक ग्रुप है जो इस पूरे प्रोजेक्ट का ध्यान रखते हैं, उसको सेफगार्ड करते हैं। Now all the time we have assumed that removal of waste requires water। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब रिमूवल ऑफ वेस्ट का रिमूवल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सीवेज की अगर हम बात करें तो उसमें लेट्स से ह्यूमन एक्सक्रीटा के रिमूवल के लिए वाटर की जरूरत होती है। टुगेदर इट फॉर्म्स सीवेज, ठीक है, वाटर प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा इट फॉर्म्स सीवेज। बट व्हाट इफ वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट? अगर ऐसा हो जाए कि ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए वाटर की जरूरत ना पड़े तो क्या होगा? तो ये अच्छा हो जाएगा। इसमें तो वाटर की रिक्वायरमेंट, वाटर का जो अमाउंट है, वाटर का अमाउंट भी डिक्रीज नहीं होगा कि वाटर प्रिजर्व रहेगा। इस तरह से अगर कोई तरीका ढूंढ लिया जाए। सो कैन यू इमेजिन, अब ये देखिए इसके लिए इकोसैंड टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इन इकोसैंड टॉयलेट्स में वाटर का यूज नहीं होता है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। So can you imagine the amount of water that one can save if one didn't have to flush the toilet? अब आप you can imagine कि एक बार टॉयलेट फ्लश करने में कितना वाटर वेस्ट होता है। So this is already a reality. Ecological sanitation, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इकोलॉजिकल सैनिटेशन। ये एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स के ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल करने के लिए ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स बनाए हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, दिस इज द ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स इन विच द एक्सक्रीटा इट इज कलेक्टेड हियर एंड इट इज एक्सक्रीटा वहां कलेक्ट होके फिर वो फर्दर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये मैन्योर बनाता है और इस मैन्योर को फील्ड्स में यूज किया जाता है, क्रॉप फील्ड्स में इसको यूज किया जा सकता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल, अब ये एक प्रैक्टिकल हाइजीनिक तरीका है, एफिशिएंट तरीका है और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है ह्यूमन वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। ठीक है, तो इसके 4 बेनिफिट्स है। इट्स अ प्रैक्टिकल मेथड, हाइजीनिक है, एफिशिएंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है। की पॉइंट्स टू नोट हियर इज दैट विद दिस कंपोस्टिंग मेथड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अ रिसोर्स। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक रिसोर्स में तब्दील किया जा रहा है। ह्यूमन एक्सक्रीटा से एक रिसोर्स बन रहा है और वो रिसोर्स क्या है? वो है नेचुरल फर्टिलाइजर। ह्यूमन एक्सक्रीटा को यहाँ पे ये डीकम्पोजिशन हो रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटा का और यहाँ मैन्योर, इससे मैन्योर बनता है जो कि क्रॉप फील्ड्स में यूज किया जा सकता है। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर बन गया है तो इस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज में रिडक्शन हुआ। There are working eco-sand toilets in many areas of Kerala, Sri Lanka and Sweden also. ठीक है, इको-सैंड टॉयलेट्स हैं केरला, श्रीलंका और स्वीडन में, जहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटा को इस तरह से आप देख सकते हैं उसको कलेक्ट करके फिर उसको मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है। और इस इको-सैंड टॉयलेट्स में देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज यूज्ड। Now let's talk about the different solid waste. Solid waste क्या होता है, किस तरह से उसको डिस्पोज किया जा सकता है? Solid waste refer to everything that goes out in trash. जो भी solid substance गार्बेज में हम डालते हैं, जैसे कि बुक्स वेस्ट, नोटबुक्स, पेन्स, प्लास्टिक, मेटल, रबर, लेदर, everything whether it is the waste from home or office, store, school, hospital, whatever is there, it goes into the इट फॉर्म्स द सॉलिड वेस्ट, वो सॉलिड वेस्ट बनाता है। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल। अच्छा, इसको अगर बर्न किया जाए तो ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है और बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम तो कम हो जाता है लेकिन दे डू नॉट बर्न टू कंप्लीशन, ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। और बर्निंग से एक नुकसान आ रहा है, बर्निंग से पोल्यूशन होगा।
एंड ओपन, अगर इसको ओपनली अगर डंप कर दिया जाए तो फिर ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है रैट्स एंड फ्लाइज के लिए, जो इंसेक्ट्स है उनका ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा अगर ओपन में डंप किया। और अगर बर्न किया गया तो वो पोल्यूशन कॉज करेंगे, प्लस कंप्लीटली वो बर्न भी नहीं होता है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, सैनिटरी लैंडफिल्स बनाई जाती है। लैंडफिल्स आपने सुना होगा, लैंडफिल जहां पे गार्बेज को डंप किया जाता है, तो सैनिटरी लैंडफिल्स बनाई जाती है जहां पे ये जो वेस्ट है इसको डंप किया जाता है। तो सैनिटरी लैंडफिल्स एक्चुअली में होती क्या है, वो डिप्रेशंस होती है या जहां पे सॉलिड को कॉम्पैक्ट करके, छोटा करके, जो सॉलिड वेस्ट है उसको कॉम्पैक्ट करके लैंडफिल में डाला जाता है। ये देखिए ये एक लैंडफिल साइट है जहां पे सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है। लैंडफिल्स आर नॉट रियली मच ऑफ अ सोल्यूशन। अब ये तो सोल्यूशन नहीं है कि सॉलिड जो वेस्ट है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाए और उसको हम लैंडफिल में डालते रहे। सोल्यूशन फिर इसका क्या है, एक्चुअली सोल्यूशन है कि जो वेस्ट है उसको सेपरेट किया जाए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग किया जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग किया जाए और उसको रिसाइकिल किया जाए, जो उसमें से रिसाइकिल होने लायक चीजें हैं। So landfills are not only really much of a solution, since the amount of garbage generation, especially in the metros, has increased so much that these sites are getting filled too. ये जो landfill sites है ये भी भरती चली जा रही है, इसमें भी क्वांटिटी वेस्ट की बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल साइट पे हम ब्लाइंडली डंप करते रहें। ऑल्सो देर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल जो है वो वेस्ट में जो प्रेजेंट केमिकल्स है वो नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाए। प्लस दीज लैंडफिल्स दे कैन पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ये अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको भी ये पोल्यूट कर सकते हैं, इसमें प्रेजेंट वेस्ट में जो प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं। A solution to all this can only be in humans becoming more sensitive. सर solution क्या है, अगर ह्यूमन बीइंग ज्यादा सेंसिटिव बन जाए इन सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए। तो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो तीन कैटेगरीज का, तीन टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो जो भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको सॉर्ट आउट किया जाए अलग अलग उसके नेचर के अकॉर्डिंग। बायोडिग्रेडेबल को मैन्योर बनाने के काम में लिया जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो रिसाइक्लेबल है उसको रिसाइकलिंग में यूज किया जाए। और 5 R's तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ। What can be reused or recycled should be separated out. Our kabadiwalas and rag pickers do a great job of separation of materials for recycling. तो जो रीयूज होने वाली चीजें हैं, रिसाइकल होने वाली जो चीजें हैं उनको वेस्ट के अंदर से सेपरेट करना चाहिए। तो इस काम में हमारे जो कबाड़ी वालाज हैं और रैक पिकर्स जो है वो एक बहुत अच्छा काम, ग्रेट जॉब, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज दे आर सेपरेटिंग, वो सेपरेट कर रहे हैं उन चीजों को जो रिसाइकिल हो सकती हैं। The biodegradable materials can be put into deep pits in the ground and left for natural breakdown. जो कि biodegradable चीजें हैं जैसे कि animals remains, plant remains, उनको ग्राउंड के अंदर डीप पिट बना के वहां पे छोड़ देना चाहिए ताकि उनका नेचुरली ब्रेक डाउन हो सके। और उससे कंपोस्ट भी हम बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग आपने सुना होगा, वर्मी कंपोस्टिंग जहां वर्म्स की हेल्प से कंपोस्ट बनाया जाता है जो फील्ड्स में यूज किया जाता है। 5 R's की हम बात कर रहे थे। 5 R's होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रीपर्पस और रिफ्यूज। तो इन 5 R's को हम फॉलो कर सकते हैं। प्लस और क्या किया जा सकता है, दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। 5 R's को अगर हम फॉलो करेंगे, प्लस उसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की वर्मी कंपोस्टिंग अगर की जाए, नेचुरली उनको ब्रेक डाउन के लिए छोड़ दिया जाए, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को मैनेज करने के लिए हम उनके यूज को कम कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक कैंस हैं या एल्यूमिनियम कैंस हैं, उनका यूज अगर हम कम करें तो इस तरह से हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज जनरेशन शुड बी अ प्राइम गोल। इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम
इन चीजों जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनके यूज को कम करने की बजाय इनका यूज और ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, जैसे कि आजकल हर एक चीज प्लास्टिक पैकिंग में अवेलेबल है, पॉलिथीन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो कम करने की बजाय हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पे। इन सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी बॉट पैक्ड इन अ ब्यूटीफुल पॉलीस्टाइरीन। आपने देखा होगा ब्यूटीफुल पॉलीस्टाइरीन का एक बनी हुई कवरिंग होती है जो कि जनरली जो गुआवाज होते हैं गुआवाज के ऊपर लगी रहती है। उसके अंदर पैकिंग होने लगी है, फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की प्लास्टिक में पैकिंग होने लगी है। तो वी पे मच, हम उसके लिए ज्यादा पे भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंट को। सो दे कंट्रीब्यूट हेविली टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बिकॉज जो इसमें हम प्लास्टिक पैकेजिंग और पॉलीस्टाइरीन पैकेजिंग जो हम कर रहे हैं उससे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। अब स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है ताकि जो यूज है प्लास्टिक का यूज है पैकेजिंग के लिए वो कम किया जा सके और इको फ्रेंडली पैकेजिंग को हम यूज करें। इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसे कि क्लॉथ है या जूट बैग्स है, इनको हम यूज करें रादर देन यूजिंग द प्लास्टिक। वी कैन डू आवर बिट बाय कैरिंग क्लॉथ और अनदर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर मार्केट अगर हमें जाना है तो हम फाइबर कैरी बैग्स ले सकते हैं, जूट बैग्स जैसे कि, या फिर क्लॉथ बैग्स हम ले सकते हैं शॉपिंग के लिए, और पॉलीथीन के यूज को हम बंद कर सकते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो हजार्डस वेस्ट होता है, उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट भी प्रेजेंट होते हैं और हार्मफुल केमिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस होते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जो वेस्ट है उसकी केयरफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका डिस्पोजल होना चाहिए। तो उसके लिए इंसिनरेटर्स का यूज किया जाता है। इंसिनरेटर, आई विल शो यू, दिस इज इंसिनरेटर, जिसमें जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको बर्न किया जाता है, ताकि क्योंकि वो वेस्ट जो हॉस्पिटल का है वो हार्मफुल होता है, हजार्डस होता है। ओके, अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं ई वेस्ट की। ई वेस्ट क्या होता है, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह होते हैं जब वो खराब हो जाते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में या ई वेस्ट में। जैसे इररिपेयरेबल कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट आर बरीड इन लैंडफिल्स और इंसिनरेटेड। ई वेस्ट को क्या किया जाता है, लैंडफिल्स में इनको बर्न किया जाता है। Over half of the e-waste generated in the developed world are exported। अब ये जो ई वेस्ट होता है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है उनका, डेवलप्ड कंट्रीज का जो ई वेस्ट है वो अपना ई वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भेज देती है, जैसे कि चाइना में, इंडिया, पाकिस्तान में। और वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, जिसमें कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड, इनको रिसाइकलिंग प्रोसेस से रिकवर कर लिया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें इन मेटल्स का यूज किया जाता है। तो इसका जो वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस से रिकवर कर लिया जाता है और इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में ये वेस्ट भेजा जाता है। किसके द्वारा, बाय डेवलप्ड कंट्रीज। Unlike developed countries which have specially built facilities for recycling of waste, recycling in developing countries often involves manual participation, thus exposing workers to toxic substances present in e-waste। अब देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्निक्स है, उन्होंने रिसाइकलिंग के लिए, ई वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए अलग अलग फैसिलिटीज बनाई है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, उसमें मैनुअली किया जाता है सेपरेशन, मैनुअली रिसाइकलिंग की जाती है, तो वर्कर्स ज्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं। रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिसाइकलिंग, लेकिन रिसाइकलिंग भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक इज case study for remedy of plastic waste. We will be covering in the next class.